Hello students, I am Kavita Gautam, Associate Professor in Home Science, working in Government Girls College, चौमू। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं मानव विकास जो बीए द्वितीय वर्ष में होम साइंस का फर्स्ट पेपर है उसके पाठ्यक्रम के विषय में बताना चाहूँगी। जैसा कि ये मैंने लिखा हुआ है कि ये इसकी जो पेपर होता है वो 3 घंटे का है और इस 3 घंटे की अवधि में आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। हमारा जो भी पाठ्यक्रम है वो उसमें बटा हुआ है, 3 इकाई में 3 यूनिट्स में बटा हुआ है और ये इसके 50 नंबर का पेपर है जिसमें आपको 18 नंबर मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। तो इसका पाठ्यक्रम जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जो प्रथम इकाई है इसमें प्रथम इकाई के अंदर हम मानव विकास की परिभाषा और विषय क्षेत्र, हम कोई भी जब विषय पढ़ते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उसका वो क्या है। ये विषय बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया विषय होगा। जिन बच्चों ने स्कूल समय में होम साइंस पढ़ी है उनको इसके विषय में जानकारी होगी संक्षेप में, लेकिन जो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने होम साइंस अभी ऑप्ट किया है तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। मानव विकास जो होता है, मानव विकास, ये पहले इसका नाम बाल विकास हुआ करता था इस विषय का नाम, लेकिन इसके अंदर हम जीवन जब से आरंभ होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कैसे विकास की अवस्था है, कैसे हर अवस्था में विकास होता है, कौन कौन से विषय में क्षेत्रों में विकास होता है, ये सब इसके विषय में बताया जाता है। और इसका विषय क्षेत्र मतलब आप इस विषय को पढ़ेंगे तो इससे आपको क्या लाभ होंगे, इसके क्या उद्देश्य हैं, हम इससे क्या क्या ज्ञान अर्जित करेंगे, ये ज्ञान आपके लिए कैसे उपयोगी होगा, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट का वो है विकास के सिद्धांत। कोई भी जब हम विषय पढ़ते हैं तो उसके सिद्धांत मतलब उसकी आधार क्या है, किस आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी लेंगे। कोई भी चीज़ होती है जैसे विकास जो है कैसे होता है, विकास की प्रक्रिया कैसे है, जैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है, कभी इसकी गति मंद हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। इस तरह से हर विषय के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर अगर हमें वो सिद्धांत समझ में आ गए तो हमें संपूर्ण विषय को पढ़ना बड़ा सुगम हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम विकास के सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर जो है वो है विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी बच्चे का जो विकास होता है, बालक का विकास होता है, मानव का विकास जो होता है उसके ऊपर कुछ तो वंशानुक्रम, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जीन्स के द्वारा हमें अपने माता पिता से जो गुण मिले हैं, हमारे पूर्वजों से जो गुण मिले हैं, वह उसका कितना प्रभाव होता है, कैसे वो जीन्स हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं, इसके विषय में जानकारी। सामान्यतः क्या होता है, अगर असामान्य परिस्थिति हो जाए तो क्या होता है। इसके अतिरिक्त वातावरण की भूमिका, जैसे आप देखते हैं कि एक परिवार के बच्चे जो होते हैं उनका वंशानुक्रम माता पिता की दृष्टि से देखा जाए तो वही है, लेकिन उसमें भी कुछ अंतर होते हैं। इसी तरह से एक ही जगह में रहने वाले बच्चों को भी कभी भिन्न भिन्न ढंग से विकास होता है या कोई भी कारक जो होते हैं वो उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ हम इस विषय में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जो है बच्चों हमारा वो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर फिर हम वंशानुक्रम और वातावरणीय कारक, 2 श्रेणी के कारकों का विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरह से एक एक वातावरणीय कारक हमारे विकास को, मानव के विकास को, बालक के विकास को प्रभावित करता है। ये हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा संवेगात्मक एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है, हमने पोषण कैसा लिया है, हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं वातावरण में, उन सब का प्रभाव, कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, मद्यपान करता है तो उसका प्रभाव, ये सब चीज़ें ये सारे कारक हम विस्तार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
इनको पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि हमारे लिए क्या लाभकारी है और क्या हमारे लिए हानिकारक है। हम जानते तो हैं, लेकिन कैसे वो प्रभावित करते हैं ये समझना भी बहुत आवश्यक है, तो हम एक वैज्ञानिक रूप से इसको समझ सकेंगे। द्वितीय इकाई जो है हमारी, इसमें हम गर्भाधान से लेके किशोरावस्था तक, मतलब गर्भाधान का अर्थ है जब जीवन आरंभ होता है, जब एक डिंब निषेचित हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होकर जैसे ही वो गर्भ में रोपित हो जाता है तो हमारा जीवन आरंभ हो जाता है। और जीवन आरंभ होता है एक निषेचित कोशिका से। और कैसे ये बाल्यावस्था जो है, विशेषज्ञों ने बताया है कि बाल्यावस्था हमारी जो है वो किशोरावस्था तक मानी जाती है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो विकास के क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे शारीरिक विकास से मेरे ख्याल से आप लोग मूलभूत रूप से सब समझते हैं कि शारीरिक विकास के अंतर्गत हमारे कद का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, हमारी अस्थियों का बड़ा होना, हमारी अस्थियों का कैसे धीरे धीरे छोटे होते हैं तो लचीली हड्डियां होती हैं, कैसे धीरे धीरे ठोस होती हैं, कैसे हमारे दांत निकलते हैं, ये सब शारीरिक विकास के अंग हैं। इसके अंतर्गत हम शारीरिक विकास ना केवल जो बाहर से दिखाई देता है उसके विषय में, लेकिन अंदर से भी जो विकास होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि हर अवस्था में, जैसे गर्भावस्था में शारीरिक विकास कितनी तीव्र गति से होता है। आप सोचिए कि एक कोशिका से जीवन आरंभ होकर 9 माह के पश्चात बालक जन्म लेता है, तो उसके इतना बड़ा शरीर भी होता है, उसके सब अंग भी विकसित होते हैं, भिन्न भिन्न अंग होते हैं। ये सब हम इस विषय में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर है अपना वो है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास जैसे आपको नाम से पता चल रहा है गति से संबंधित है। गति का मतलब है जैसे बच्चा जब उठता है, शुरू में बच्चा कैसे सीखता है, बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तो कैसे ये गत्यात्मक विकास होता है। इसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन नियम और सिद्धांतों के अनुसार ही ये गत्यात्मक विकास होता है। तो इन सब के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और गत्यात्मक विकास का महत्व आरंभिक अवस्था, मतलब हमारे बाल्यावस्था तक अधिक महत्वपूर्ण होता है इस समय का गत्यात्मक विकास। तो हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। इस इकाई का जो तीसरा चैप्टर है वो है सामाजिक और संवेगात्मक विकास। ये भी देखे जाएं तो दो अलग अलग, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, वो भी मैं आपको पढ़ेंगे हम इसके अंदर। और लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक और संवेगात्मक विकास में अलग अलग, सामाजिक विकास क्या है, बालक जब हम समाज में रहते हैं तो हमारा हर बच्चा सामाजिक प्राणी कैसे बनता है, वो सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया कैसे होती है हर बालक के लिए, कैसे किस अवस्था में वो सामाजिकरण की किस प्रक्रिया से गुजरता है। बाल्यावस्था के बच्चा, शैशव अवस्था का बालक, किशोरावस्था में सामाजिक रूप से क्या हमारी समाज की अपेक्षाएं, कैसे उसका विकास होता है। इसी तरह से संवेगात्मक विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम जानते हैं सब हमारे अंदर, सभी के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के संवेग होते हैं। ये संवेग किस प्रकार से विकसित होते हैं, किस अवस्था में, कुछ अवस्थाओं में कुछ संवेग ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और कुछ अवस्था में कोई दूसरे संवेग ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो इन संवेगों का प्रत्येक अवस्था में कैसे होता है, किस तरह से संवेग विकसित होते हैं, और उचित ढंग से संवेगात्मक विकास के लिए हम कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, अच्छा संवेगात्मक विकास हम किसे कहेंगे, यही सब इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास। भाषा विकास में जैसे आप सब मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो ये हमारी भाषा इतनी विकसित हो गई है, लेकिन क्या मैं एक छोटे शिशु को मैं इसी भाषा में कुछ बोलूँ तो क्या उसको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा, आप भी जानते हैं। तो हमारे भाषा विकास के भी कुछ चरण होते हैं। हर अवस्था में भाषा विकास की कुछ अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, या कहना चाहिए सीढ़ियाँ होती हैं, सोपान होते हैं, जिनसे धीरे धीरे गुजरकर हमारी भाषा विकसित होती है। हम बोलना सीखते हैं। बोलना और समझना दोनों भाषा विकास के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इसके विषय में हम इस भाषा विकास वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास
का अर्थ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आपके लिए एक नया सा विषय होगा। संज्ञानात्मक विकास में ये है ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया, कैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, कैसे बालक के अंदर बुद्धि, जिसको आप आम बोलचाल में हम बोलते हैं, तो वो बुद्धि तो अलग ढंग से नापी जाती है, लेकिन हम कैसे ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया हमारे अंदर इतना सिस्टमैटिक ढंग से, इतने वैज्ञानिक ढंग से होता है कि बेटा हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसको एकत्र करते हैं, फिर उसको उसकी कैटेगराइज करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर हम उसको स्मरण करते हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित रहती है। फिर उसके आधार पर हम अपनी कैसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपनी जो तीसरी यूनिट है उसके अंदर विभिन्न भिन्न विषयों को लिया गया है। जैसे पहला चैप्टर जो है वो पूर्व स्कूलीय शिक्षा के ऊपर आधारित है। पूर्व स्कूलीय शिक्षा मतलब आप सब जानते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा कि हम लोग फॉर्मल शिक्षा तो हमारी पहली कक्षा से आरंभ होती है, लेकिन पहली कक्षा से पहले आप या तो नर्सरी स्कूल गए होंगे या किंडरगार्टन गए होंगे या आसपास में जो भी कोई बालवाड़ी होती है वहाँ गए होंगे। पहले बेटा ये इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस विषय के विशेषज्ञों ने बताया कि बालक जो होता है कि वो एक निश्चित उम्र में फॉर्मल शिक्षा जिसको कहते हैं फॉर्मल शिक्षा के लिए तैयार होता है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में हम बच्चे के ऊपर इस तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। तो पूर्व स्कूलीय शिक्षा क्या होती है, किस आयु में आरंभ करनी चाहिए, किस तरह का उसमें सिलेबस होना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्या पूर्व स्कूलीय शिक्षा बच्चों के लिए उचित है या उसको स्कूल में भेजने, हम जब फॉर्मल स्कूल में भेजने लगे, पहली कक्षा में हम उसका औपचारिक स्कूल में भेजने लगे, उससे पूर्व इसको किसी पूर्व स्कूल में भेजना उचित होता है या अनुचित होता है, पूर्व स्कूलीय शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, ये सब हम इस विषय में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस चैप्टर में कवर किया गया है वो है आरंभिक प्रोत्साहन। मतलब हम स्टिमुलेशन देते हैं बच्चे को छोटी अवस्था में, जितनी छोटी अवस्था में हम एक बच्चे को, जैसे बहुत सरल से उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ बच्चों, कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं, और जो बच्चे परिवार में पलते हैं, उन बच्चों के ऊपर दीर्घकालीन अध्ययन करके देखा गया कि दोनों के विकास में बहुत से क्षेत्रों में भिन्नता पाई गई। अब देखा गया कि अनाथ आश्रम के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं उनको भौतिक सुविधाएं तो सब मिल रही हैं, लेकिन भौतिक सुविधाओं के अलावा भी बालक के उचित विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको हम प्रोत्साहित करें, हम उसको लगातार किसी ना किसी माध्यम से, जैसे हम उसे इंटरेक्ट करते रहें, हम उसे अंतःक्रिया करें, उसको प्रेरित करें कि वो कुछ कार्य करे। ये सब अनाथ आश्रम में संभव नहीं हो पाता है। कैसे हमारा आरंभिक अवस्था में किसी एक व्यक्ति से अटैचमेंट होता है, जैसे आप लोगों का भी अभी तक जैसे हमारा बच्चों को होता है कि जिन बच्चों को नहीं मिलता है ये आरंभिक प्रोत्साहन, वंचित रह जाते हैं जैसे अवसरों से, तो उसका क्या परिणाम होता है। कहते हैं इसके परिणाम पूरे जीवन पे पड़ते हैं, हमारे व्यक्तित्व पे, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनी है बड़ी होकर, इन सब पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो चैप्टर है वो है परिवार। परिवार वैसे तो ये परिवार जो है ये आप लोग जो लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी का भी एक पार्ट है। तो परिवार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, परिवार हमारे लिए समाज में क्या क्या कार्य करते हैं, कितने प्रकार के परिवार हैं, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, आजकल नवीन रूप आ गया है, सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ भी होने लगी हैं, तो हम इन सब के विषय में पढ़ेंगे। इसके अलावा भारतीय परिवार जो है, जैसे पूरे संसार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे हमारा भारत भी अछूता नहीं है, बल्कि कुछ परिवर्तन मीडिया की वजह से 21वीं सदी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे परिवारों पे भी पड़ रहा है। तो इस परिवर्तित समय में हमारे परिवार की भूमिका में क्या परिवर्तन आया है और क्या क्या चुनौतियां हैं परिवार के सामने, इन सब के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
इस यूनिट का तीसरा चैप्टर है भिन्न योग्यता वाले बालकों को समझना। भिन्न योग्यता से मतलब है बच्चों कि जैसे आपके बच्चे होते हैं जिनको कुछ शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक रूप से उनके अंदर कोई कमी रह जाती है ना? और ऐसे ही जैसे कोई शारीरिक रूप से जैसे किसी को सुनने में कठिनाई होती है, तो जो सुन नहीं पाता उसकी भाषा भी विकसित नहीं हो पाती है, तो वो बोल भी नहीं पाता है। इसी तरह से कोई शारीरिक रूप से जैसे किसी के पैर में प्रॉब्लम है या हाथ में प्रॉब्लम है, इसी तरह से बौद्धिक रूप से जो हैं जो बच्चे, आयु तो उनकी शारीरिक आयु बढ़ रही है लेकिन बौद्धिक रूप से अभी भी उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, उनको हम विमंदित बालक कहते हैं। उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कैसे डील करना चाहिए, यही सब हम इस विषय में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये तो मैं आपको सारे नकारात्मक बताएं, जो पॉजिटिव रूप से मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, उन बच्चों को भी कैसा वातावरण देना चाहिए, किस तरह से हम उनका वो करते हैं, तो इन सब के वर्गीकरण में भी समझेंगे और किस तरह से उनको हम हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में, ये भी हम इस विषय में पढ़ेंगे। अंतिम जो हमारा चैप्टर है वो है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था के प्रमुख विकासात्मक कार्य। प्रमुख विकासात्मक कार्य क्या होते हैं बच्चों? हर अवस्था के कुछ कार्य हमारे विशेषज्ञों ने प्रेस्क्राइब कर दिए हैं। विशेषज्ञों ने भी कैसे करें? समाज में देख के, समाज की हर अवस्था विशेष से कुछ अपेक्षाएं होती हैं, वो अपेक्षाएं निरंतर होती है। जैसे हम एक 2 साल के बच्चे से जब बात करते हैं तो हम अलग ढंग से बात करते हैं, एक 5 साल के बालक से बात करते हैं तो वो अलग ढंग से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 साल का बालक कैसा व्यवहार करेगा और 5 साल का बालक कैसा व्यवहार कर सकता है। तो ये हमारी अपेक्षा है और ये अपेक्षाएं धीरे धीरे विकासात्मक कार्य का रूप ले लेती हैं कि हम अपेक्षा करते हैं कि 2 वर्ष का बालक जो है चलना फिरना सीख जाए और छोटे छोटे एक एक शब्दों के 2-2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर दे। इसके विपरीत जो 5 वर्ष का बालक है वो छोटे छोटे वाक्यों में आपकी बात को समझ भी सकता है, जवाब भी दे सकता है। तो हमें मालूम है ये हमारी अपेक्षाएं विकासात्मक कार्य का रूप ले लेती हैं। और बच्चों ये विकासात्मक कार्य केवल बाल्यावस्था तक सीमित नहीं है, वृद्धावस्था तक विकासात्मक कार्य निश्चित हैं। और इन विकासात्मक कार्यों को अगर व्यक्ति समय से पूर्ण कर लेता है, हासिल कर लेता है, तो उसके जीवन में सफलता होती है और वो प्रसन्न रहता है। अन्यथा उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। इसी तरह से वयस्कावस्था कहते हैं कि अपने जीवन का चरम जो उपलब्धियाँ होती हैं वो हमारी इसी काल में होती हैं। तो कैसे इनकी उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इसके अलावा अंतिम जो चैप्टर रहेगा वो हमारा है वृद्धावस्था से संबंधित है कि कैसे आयु कैसे बढ़ती है, आयु बढ़ने का कैसे प्रभाव पड़ता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो ये कैसे प्रक्रिया है और इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है हमारी क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, तो इन सब के विषय में हम इस विषय में ज्ञान लेंगे। तो ये तो हमारा पूरे सिलेबस का डिस्कशन हो गया बच्चों। इस में आपको जो है 9 प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न आते हैं और उन 9 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। प्रत्येक यूनिट में से कोई एक प्रश्न करना आवश्यक होता है। तो ये आपका सिलेबस का हो गया। कल से हम लोग इसके चैप्टर्स का अध्ययन आरंभ करेंगे।